So today we will learn about chemical reactions and equations. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चों वो चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल चेंजेस। मतलब जो भी सब्सटेंस बनेगा नया उसकी प्रॉपर्टी जिससे वो मिलकर बना है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से आग पकड़ने वाली गैस है, ओके, और ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस है, मतलब सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है। बट ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनसे वाटर बन जाता है, और वाटर क्या है? पानी का, पानी है ना वाटर। वाटर क्या है? पानी क्या है? पानी जो है फायर एक्सटिंक्शन का काम कर रहा है। तो आप देखो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों जब मिल गए तो इनसे जो मिलकर बना उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। एक आग लगाने का काम कर रही है, एक आग से मतलब लग जाती है, इसमें वो चीज़ है। और जब दोनों मिल गए आपस में रिएक्शन हुई, केमिकली कंबाइंड हुए, न्यू बॉन्ड्स बने उनके अंदर, पुराने बॉन्ड हट गए, ठीक है ना। तो इससे जो सब्सटेंस बना वो अब आग बुझाने का काम कर रहा है। तो ये बन गया हमारा पानी, वाटर बन गया इससे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से केमिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब दूध से एक बार कर्ड बन जाता है तो फिर वापस से तो मिल्क नहीं बन जाएगा ना। तो इसीलिए ये भी हमारे केमिकल चेंज है। समझ में आया? तो उसके अंदर क्या होता है, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह से बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि पेपर जलाओगे तो जलने के बाद थोड़ी ना आपको पेपर मिलेगा, उसकी राख मिलेगी, आपको उसकी ऐश मिलेगी। ओके, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बट अगर कोई ये कहे टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, तो आपको पेपर को फाड़ के पेपर ही मिलता है, कोई नई चीज़ नहीं बन जाती। ठीक है, सिर्फ उसकी फिजिक में चेंज हो गया, सिर्फ उसकी फिजिक में चेंज हो गया। तो ये हमारा एक फिजिकल चेंज हुआ। आगे बात समझ में? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से पानी बन जाना, पानी से फिर आइस बन जाना, अगर हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर ले आए। इसी तरीके से अगर हम पानी को उबाल दें, बॉइलिंग कर दें, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर्स को ठंडा कर लीजिए, फिर से पानी बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पानी अपनी डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है, यानी उसकी फिजिक एक तरह से चेंज हो रही है, कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। तो ये एक हमारा फिजिकल चेंज ही कहलाए। आगे बात समझ में? तो जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और फिजिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। आगे बात समझ में? और याद रखिए केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, हो सकते हैं रिवर्सिबल। समझ में आ गया? आपने एक कांच का ग्लास आपके पास था, तो आपने उसको तोड़ दिया, ठीक है, ग्लास टम्बलर को तोड़ दिया, तो वापस से वैसा ग्लास तो मतलब टम्बलर तो नहीं बन जाएगा, वैसा ग्लास आपका नहीं बनेगा, बस कांच ही मिलेगा टूट कर आपको। तो ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन इरिवर्सिबल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वापस से वैसा ग्लास नहीं बनाओगे, वो तो फिर फैक्ट्री में जाएगा तब उससे बनता है। ओके, आया इतना समझ में? तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने से पहले। ये आपने इसका थोड़ा सा पार्ट आपने पढ़ा था क्लास 9 में। आ रही बात समझ में? तो ये क्लास 9 में आपने थोड़ा सा पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब भी केमिकल चेंज होगा बच्चों याद रखो उससे एक नया प्रोडक्ट ही बनना है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नई होंगी, पुरानी वाली प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच नहीं हो रही होंगी। आगे बात समझ में? इसी तरह से सपोज करो मैंने अगर शुगर को डिजोल्व कर दिया पानी में, समझ में आया? तो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, शुगर उसके अंदर से इन्वॉल्व है। अगर उस पानी को उबाल दें तो वापस से हमको शुगर मिल जाएगी, अगर हमने सॉल्ट डिजोल्व किया था तो सॉल्ट मिल जाएगा हमको वापस। पानी वेपराइज हो जाएगा, उसकी वेपर को ठंडा कर लो, पानी बन जाएगा दोबारा। आ गया समझ में? तो इसमें क्या हुआ, हमें दोनों चीज़ें वापस मिल गई। क्लियर हो रही है बात? तो ये एक फिजिकल चेंज। तो किसी भी चीज़ का पानी में सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूबल अगर है कोई चीज़ है, तो उसका मतलब वो फिजिकली मतलब जो उसके अंदर मिली है, केमिकली कोई नया बॉन्ड उसके अंदर नहीं बना। केमिकल चेंजेस में नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पुराने हट जाते हैं। आगे समझ में? अब एक चीज़ होती है, जब किसी केमिकल चेंज को अगर हम मतलब क्या कहते हैं वर्ड्स की फॉर्म में जब लिख दें उसको, हम बोले इस तरह से कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन दिस इज फॉर्म वाटर, तो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो चीज़ें पार्ट करती हैं वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्शन करने वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्शन करने वाले। और जो चीज़ें मतलब जो है इसमें
बनती हैं, जो चीज़ें बनती हैं इधर साइड पर, वो कहलाएंगे हमारे क्या? प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखो हमेशा, जो रिएक्टेंट्स होंगे दे ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब एक चीज़ और समझने वाली होती है, कभी कभी जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनको पहचाने कैसे कि केमिकल चेंज हो रहे हैं। हमारी बात समझ में? तो केमिकल चेंजेस को पहचानने के लिए कुछ इंट्यूशंस मिलेंगी आपको, कुछ इंडिकेशंस मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? इंडिकेशंस मिलेंगी। जैसे कि आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है ना, कोई गाड़ी अगर आपके आगे चल रही है तो आपको वो इंडिकेट करती है कि उसको किस साइड पर मुड़ना है। तो वो क्या करता है, एक लाइट होती है जो इंडिकेटर का काम कर रही है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको कोई केमिकल चेंज आपके आसपास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड आपको कोई इंट्यूशंस, कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? इंडिकेशन, कुछ इशारे मिलेंगे आपको पहचानने, कुछ तरीके हैं। हमारी बात समझ में? तो उसमें सबसे पहला तरीका अगर जैसे आप देख लें, आपने देखा होगा जैसे अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो आपने देखा पेड़ों पर मतलब जो है आम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं पहले मैंगो जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, उसके बाद जब वो पूरा पक जाता है, राइप हो जाता है बिल्कुल, है ना, तो राइपन मैंगो जो होता है वो आपको येलोइश कलर का दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब कहीं पर अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है वहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस को पहचानने का हमने एक तरीका यहाँ पर जाना, क्या? कलर चेंज, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला हम यहाँ पे डालेंगे कलर चेंज, है ना। ठीक है, तो कलर चेंज का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने क्लास 9 में एक इक्वेशन पढ़ी थी, सोडियम सल्फेट वाली पढ़ी थी आपने, और उसमें था बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने के लिए एंटोनियो लेवोज़ियर वाला जो आपने पढ़ा था टॉपिक, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास को पहचानने के लिए कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, वो इक्वेशन मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इट इज क्या है ये? सोडियम सल्फेट है, और साथ में लिया था हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं। कैसे? ये कलरलेस सॉल्यूशन है। अब इनसे जो चीज़ बनेगी उसका कलर अब आप देखोगे तो आपको मिलेगा, देखने के लिए इससे बन जाता है BaSO4 के, है ना, BaSO4 साथ में बनता है NaCl। तो ये जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होगी उस टेस्ट ट्यूब में आप जब देखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन या इनका मतलब जो आपस में जब इनको मिलाया तो उसकी वजह से व्हाइट कलर डेवलप हो जाएगा वहाँ पर, बिल्कुल ऐसा कलर, व्हाइट कलर। पहले देख लो ये कलरलेस था, इसका भी कोई कलर नहीं, इसका भी कोई कलर नहीं, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो बिकॉज ऑफ दिस BaSO4, इस BaSO4 की वजह से सॉल्यूशन का कलर पूरा व्हाइट हो जाएगा। और जब आप इस टेस्ट ट्यूब को व्हेन यू विल लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट ऑल द व्हाइट कलर, जितना भी व्हाइट चीज फॉर्म हुई थी, इट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एंड द क्लियर लिक्विड ऑफ NaCl, क्लियर लिक्विड ऑफ NaCl जो होगा वो इस मतलब क्या कहते हैं, जो पाउडर जो सब्सटेंस है वो नीचे बैठेगा उसके ऊपर आ जाएगा, एक क्लियर लिक्विड NaCl का। ठीक है, तो BaSO4 है क्या? ये एक्चुअली ये व्हाइट PPT है, ये क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। PPT स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट, क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है BaSO4। इसी वजह से इस रिएक्शन का जो कलर डेवलप होगा वो आपका व्हाइट कलर का होगा। आ गया समझ में? सेम ऐसा ही होता है किसके साथ? लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसमें ब्लो करते हैं, अगर हम अपने माउथ से भी मतलब जो है एक स्ट्रॉ लेकर जब ब्लो करेंगे सॉल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी हमारे माउथ से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसका कलर जो होगा वो व्हाइटिश हो जाएगा। दिस इज कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड है ये? कलरलेस लिक्विड है। और थोड़ी देर बाद CO2 पास करने की वजह से इसका कलर जो होता है वो बिल्कुल मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। अब क्यों मिल्की हुआ? मिल्की होने का रीजन ये था क्योंकि ये व्हाइट कलर का PPT बना है। इसमें क्या बना है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। PPT स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट। तो इसमें व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी मिल्की हो जाएगा, एकदम दूधिया कलर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पहले जो कलर हुआ वाइट हो गया, पलक किस कलर का कलर डेवलप होगा, फिर उसके बाद अगर हम और CO2 पास करें तो क्या होगा, तो उसके आगे फिर ये लिखना होता है व्हेन वी पास मोर CO2 थ्रू दिस सॉल्यूशन देन
द सॉल्यूशन अगेन विल बी कलरलेस। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस। दोबारा कलरलेस हो जाता है। वो आगे सब जाएंगे, जब आगे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि हमने कलर चेंज के यहाँ 2 एग्जांपल देंगे। ओके, एक और हमने आपको क्लास 9th में इक्वेशन कराई थी, प्रैक्टिकल लैब में, आपको केमिस्ट्री लैब में कराई थी इक्वेशन, ठीक है? वो था आपका लेड से रिलेटेड। तो यहाँ पर था हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है। ये आपको हमने कराया था कि अगर हमारे घर के पानी में हमें चेक करना है लेड प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी ले लीजिए अपने घर का पोर्टेबल वाटर पीने वाला पानी, या आपके स्कूल का पानी ठीक है या नहीं ठीक है, लेड उसमें है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि लेड जो होता है वो कैंसर पॉजिटिव एजेंट होता है, तो लेड हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, इट इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ। तो हम क्या करेंगे, उस पानी को लेंगे जिसमें लेड है, मतलब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लेड नाइट्रेट उस वाले पानी में डाल देंगे अपने पोर्टेबल वाटर में। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, Ki ले लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, चलोगे आप, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है? ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। तो जैसे ही आप डालेंगे Ki तो एक येलो कलर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। क्या बन जाता है? लेड आयोडाइड बन जाएगा। तो इससे पता लग गया कि इस पानी में लेड प्रेजेंट है। तो जिस भी चीज़ में लेड प्रेजेंट होगा उसमें अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डाल दो तो येलो कलर डेवलप हो जाता है। कलर चेंज का एग्जाम्पल हो गया ना? तो अगर येलो कलर डेवलप है तो इसका मतलब प्रेजेंस पता लग गई, यस इस चीज़ के अंदर जो हमें चीज़ दी हुई है उसके अंदर लेड प्रेजेंट है। तो वो पानी में मैंने क्या डाला था, लेड नाइट्रेट डाला था। अब इसकी प्रेजेंस चेक करना, जो हमने Ki डाल दिया, ठीक है? अगर कहीं पर भी ऐसा पानी हो जिसके अंदर लेड प्रेजेंट होगा, आप उसके अंदर अगर Ki डालोगे तो आपको पता लग जाएगा येलो कलर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन की वजह से येलो कलर डेवलप होता है, क्योंकि लेड आयोडाइड इज अ येलो प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शन। इससे बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 बन जाएगा एंड प्लस KNO3 बन जाता है, बन जाएगा KNO3। और ये क्या है, येलो PPT। क्या है ये? येलो PPT बोलते हैं इसको। ओके, सब लोग रिस्पांस दिया करो एक साथ। क्या है ये? येलो PPT बोलते हैं इसको, ठीक है? लेड आयोडाइड। क्या नाम है? लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्या लिया था हमने? लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड डाला तो येलो कलर बन गया PbI2 की वजह से, और साथ में बन गया KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। आ गया समझ में इतना? ठीक, आगे देखिए। अब और चीज भी पता लग सकती है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंडिकेटर जो हमें सेकेंड इंडिकेशन मिलेगी वो ये भी हो सकती है, कहीं पर कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा हो। समझ में आया? जैसे कि जब कभी कोई मेटल को अगर आप एसिड में डाल देते हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद जलती हुई माचिस की तीली लेकर आओगे अगर, ठीक है, या बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आओगे तो उसकी वजह से पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा? पॉप साउंड आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत तेजी से आग पकड़ने वाली गैस है, तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है एकदम से, अगर टेस्ट ट्यूब में होगी आग बन रही होगी। तो अगर कहीं पर कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो इससे पता लग सकता है कि हाँ कोई केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे, या कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया, सपोज जिंक मेटल हमने ले लिया यहाँ पर, और हम ले रहे हैं HCl ले सकते हो या H2SO4 भी ले सकते हैं हम। तो जब ये आपस में रिएक्शन होगी इनकी तो इससे बन जाएगा ZlCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस को मैंने पहचानने का क्या तरीका बताया? अगर कोई गैस आपको पता लगा हाँ कोई गैस में लग रही, क्योंकि बबल्स करना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही हम HCl एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में, देन वी विल प्लेस अ जिंक मेटल का पीस उसके अंदर डाल देंगे, एकदम से बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कोई गैस इसका मतलब बन रही है, क्योंकि बबल का मतलब ये गैस का बनना। अब आप जलते हुए माचिस की तीली लेकर आओगे, अगर पॉप साउंड आता है तो समझ लो हाइड्रोजन गैस है। अगर कहीं पर माचिस की तीली बुझ गई तो इसका मतलब CO2 गैस निकल रही थी, और कहीं पर माचिस की तीली या बर्निंग स्प्लिंटर और भड़कने लगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस बन रही थी। आ गया समझ में? क्लियर है ना? अगर माचिस की तीली एक्सटिंग्विश हो गई तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर माचिस की तीली तेजी से और भड़कने लगी तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और अगर पॉप साउंड आया तब हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? तो ये मतलब जो है इस तरह से किसी गैस का अगर एवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी कोई गैस बन रही है, इसका मतलब हमारा कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। क्या हुआ है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस है ये हमारा सेकंड पॉइंट है, पहचानने का सेकंड पॉइंट कि कोई मतलब इंडिकेशन हमको मिली का है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस की मिली है। ओके क्लियर?
नाउ नेक्स्ट थिंग, थर्ड पार्ट में आ सकता है आपका चेंज इन स्टेट। कभी कभी हमने अभी पढ़ाया था, आपको बताया कि स्टेट जो चेंज होती है वो एक फिजिकल चेंज है, बट कहीं पर अगर पूरी तरह से स्टेट चेंज हो गई और वो चीज़ वापस से गेट बैक नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो इसका मतलब वो केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल जो भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, जब इनको हम रिएक्शन करा देंगे तो इनसे हमारे पास वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी Mg मैग्नीशियम होगा, इसको जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दोगे तो इससे MgO बन जाएगा सॉलिड। ये गैसियस था, ये सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, लेकिन दोनों को जब बनाए तो सिर्फ हमें गैसियस जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में इसकी हमको ऐश मिल जाएगी, राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, हम कहें मैग्नीशियम की राख, यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? कितना आ रहा है समझ में सबको? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ तक? नो सर। इसको नहीं है, पूछ लेना भाई। तो हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी O2 के साथ, H2O बन गया, डिफरेंट स्टेट। इसने रिएक्शन करी इसके साथ, तो डिफरेंट स्टेट अगेन। तो इसका मतलब चेंज इन स्टेट भी एक एग्जांपल या एक हमारा इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब देख लीजिए फोर्थ आ जाता है यहाँ पर आपका चेंज इन टेम्परेचर। क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब कहीं पर जब कभी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो हो सकता है कभी कभी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर कभी घट जाता है या बढ़ जाता है। ओके, तो इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। जैसे कि एक बहुत इजी अभी जो आपको बताया था, हमने जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो इस रिएक्शन में जब आप देखोगे ना टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर, तो वो थोड़ी सी हीट अप हो चुकी होगी, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आगे बात में, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ, दोनों का नॉर्मल टेम्परेचर होगा, लेकिन जब दोनों को मिला दिया आपस में तो इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनने लगी और इसकी वजह से मतलब जो है यहाँ पर थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब हीट अप भी हो जाती है। ओके, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबके घरों में मिल जाता है या आसपास आपको मिल जाएगा, मार्केट से ले आइए चूना, चलाना है आपको चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा नाम है इसका क्विक लाइम, या आप कॉमन में उसको बोलते हैं चूना। तो जब हम इसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, जब हम इसको वाटर में डाल देंगे, या आप स्कूल में जब लेकर आओगे इसको, ठीक है, तो बीकर में लेंगे वाटर, ठीक है, बीकर में वाटर ले लेंगे और वाटर में जब चूना पत्थर को जब डालेंगे, चूने को डालेंगे, तो आप देखेंगे उस बीकर से एक साउंड भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। कैसे साउंड? क्रैकलिंग साउंड, क्योंकि ये चूना पत्थर जो है, चूना टूटना स्टार्ट हो जाएगा, चूना जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसका क्रैकलिंग साउंड भी आपको सुनाई देगा जब आप कान के पास लेकर आओगे बीकर को। दूसरी चीज, लगभग 3 to 4 मिनट्स में ये बीकर इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि आप उसे होल्ड भी नहीं कर सकते हाथ से, इतना हीटअप हो जाता है। और कभी कभी इतना हीटअप भी हो जाता है कि बीकर जो है वो क्रैक पड़ जाता है, उसमें वो टूट जाता है, बस्ट हो जाएगा बीकर। नया ऐसा हो चुका है मेरे साथ, एक बार क्लास 10 को पढ़ा रहा था, ये रिएक्शन मैंने कराई, ठीक है, तो सब बच्चों के हाथ से मतलब जो सबके पास आया, फिर एक स्टूडेंट के पास जैसे ही आया तो उसके हाथ में चटाक से बोलिए एकदम टूट गया बीकर पूरा। इतनी ज़्यादा हीट का एवोल्यूशन होता है इसमें, नया तो इतना टेम्परेचर राइज कर जाता है कि वो बीकर कभी कभी फट जाता है, टूट जाता है। अगली बात समझ में? तो क्या बनेगा यहाँ पर CaO प्लस H2O, किससे बन जाएगा CaOH का होल टॉयल, और इसमें बहुत सारी हीट का एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? हीट का एवोल्यूशन होता है इसमें। तो देखिए हमने लिया था लाइम, चूने को बोलते हैं लाइम, CaO, वाटर में डाल दिया तो इससे बन गया लाइम वाटर। क्या बन गया? लाइम वाटर। CaOH का होल टॉयल, जैसा कि यहाँ बताया था, यही है लाइम वाटर। और इसी लाइम वाटर में अगर हम CO2 थोड़ी देर बाद पास कर देंगे तो वो वाइटिश हो जाएगा, तो आगे रिएक्शन ये हो जाती है। ठीक है, क्या लिया हमने? सबसे पहले लाइम लिया, वाटर लिया, मिला दिया तो लाइम वाटर बन गया, और इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप उसको छू भी नहीं पाओगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है, इतना टेम्परेचर राइज कर जाता है इस रिएक्शन में। तो चेंज इन टेम्परेचर इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें 5th पॉइंट आ जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लास्ट पॉइंट
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीपीटी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कहीं पर कोई प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट मोस्टली ऐसी चीजें होती है जो पानी में इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है जल्दी। एसिड्स वगैरह में तो घुल जाएंगे लेकिन वाटर में नहीं घुलते। ओके, तो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो इसमें एक एग्जांपल सबसे बढ़िया प्रेसिपिटेट की देख लीजिए, आपके तीनों एग्जांपल कोई भी आप समझ सकते हो। लेड नाइट्रेट लिया, उस पर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेड आयोडाइड इज अ येलो प्रेसिपिटेट। क्या ये? येलो प्रेसिपिटेट। और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। इसमें CO2 पास की तो इससे बन गया CaCO3, वाइट PPT बना। इस रिएक्शन में जो कलर डेवलप होता है उसको बोलते हैं मिल्की कलर। क्या बोलते हैं? मिल्की कलर, दूध जैसा सफेद कलर। इसमें क्या लिया था? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड लिया था और इससे बन गया BaSO4, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या बन गया? वाइट प्रेसिपिटेट। अब आप में से कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम लग रही होगी, यार सर ने यहाँ पर Na2 लिखा है, फिर यहाँ पर जो NaCl आ गया, ये कैसे हो जा रहा है? तो ब्रेन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो Na2 लिए थे और यहाँ पर सिर्फ NaCl हो गया। तो आपको क्लास 9th का मैंने आपको बताया था कई बार कि आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है जिसमें आपने केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखे थे, उन केमिकल फॉर्मूले वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से बनाना। जिसने पढ़ा था, जिसको फॉर्मूले बनाना आते हैं वो ये समझ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा? NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, Na की वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है। ठीक है, तो आपने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था 9th में। Cl की वैलेंसी Na के पास, Na की वैलेंसी Cl के पास, तो इसमें NaCl बन गया, इसलिए Na एक आया, Cl भी एक आया ना। आप सोच सकते हो ना कि यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर एक ही Na है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ पर एक Cl है। आ रही बात समझ में? तो ये बिकॉज ऑफ किस वजह से हुआ है? आपस में जब वैलेंसीज आपको पता होंगी, ठीक है, आयंस की और एलिमेंट्स की, तो आप इजीली केमिकल फार्मूला लिख सकते हो, बना सकते हो। केमिकल रिएक्शन भी आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको केमिकल फार्मूले जब बनाना आते हैं तब ये कर पाओगे। वो कैसे होंगे? आपको बैलेंसी पता होना चाहिए। तो मैं 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स की तो एटलीस्ट आपको बैलेंसी पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तब आप इतना कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आया समझ में? नहीं आया? अब इसी से ही यहीं पर ही एक चीज़ ये हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। जो मैं बात अभी आपसे कह रहा था कि यहाँ 2 Na, यहाँ पर एक ही है। तो to obey the law of conservation of mass, we have to balance a chemical reaction। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना पड़ती है। वो कैसे बैलेंस होती है? वो होती है आपके सिलेबस में जो मेथड है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट का मतलब एक आपको नंबर जो है उसे ट्राई करना है, उससे नहीं होगा तो उस नंबर को हटाओ, दूसरे को लो। तो जब तक बैलेंस नहीं होगी आप नंबर को ट्राई करते रहोगे, हिट करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, हिट करते रहोगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आ गया? ये हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, बट इसे समझ लो, थोड़ा सा भी बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 Na है, ठीक है, तो इक्वेशन को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। यानी इक्वेशन को बैलेंस यानी कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए क्या करना है? एटम्स के नंबर इक्वल हो जाना चाहिए दोनों साइड पर, रिएक्टेंट्स की साइड पर भी और प्रोडक्ट की साइड पर भी। एटम मतलब Na के यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर हमारे पास एक ही एटम है। यहाँ Cl 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ B एक है, B तो एक ही है, S एक है, S एक है, O 4 है, O 4 है। तो देखा जाए Ba और S और O ये तीनों चीजें बैलेंस है। क्या बैलेंस नहीं है? सोडियम बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो आई विल राइट 2 नंबर हियर, ओके, 2 डिजिट को मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। अब ऐसा करने से देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 Na इधर हो गए और 2 Cl भी इधर हो गए, ठीक है। 2 Na यहाँ पर है, 2 Na यहाँ पर। इस 2 को जब स्टार्टिंग में लिखते हैं बच्चों तो उसका मतलब होता है इस 2 को इसके साथ भी हमें काउंट करना है और इस 2 को इस Cl के साथ भी काउंट करना पड़ेगा। Cl मतलब क्लोरीन, Na मतलब सोडियम। तो यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर भी 2 सोडियम है, ओके। यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर भी 2 Cl। Ba यानी बेरियम 1 है तो यहाँ पर भी बेरियम 1 है। सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर यहाँ पर भी 1 है। O 4 है, O यहाँ पर भी 4। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्या है ये? बैलेंस्ड Balanced केमिकल chemical इक्वेशन। और जब तक ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी तब तक इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या? स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। और इन्हीं इक्वेशन को अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें, मतलब मैं यहाँ लिखूँ सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। ये अभी केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, किसी एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देना उसका, किसी एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। समझ में केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, जब मैंने बोला कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, तो ये तो केमिकल रिएक्शन आपको सिर्फ बताना है। लेकिन इस रिएक्शन को अगर मैंने इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया देन दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और जब तक ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, दोनों साइड पर एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड पर और रिएक्टेंट की साइड पर जब तक नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे तब तक हम इसको बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। और जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर इक्वल हो जाएंगे हर एक एटम्स के, देन दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ गया समझ में? इतना क्लियर हो गया? बस आज के लिए इतना ही काफी है।